जी, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर हो तो। जी, कोई समराइज करेगा सिविल लॉ वर्सेस क्रिमिनल लॉ को, कि हमने इसमें क्या देखा था, क्या जरूरी बातें थी। एक तो पॉइंट्स है, दूसरा मैंने बताया ये पास्ट पेपर्स में भी आ चुके हैं। जी जरफैन बतूल, थोड़ा समराइज कर देंगे इसको। जी एनीवन, पढ़ा है आप लोगों ने? और कितना टाइम लगा आपको इन पढ़ने में? इसमें थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज अंग्रेजी की थोड़ी सी लिटिल बिट वो डिफिकल्ट लगता है। आप लोगों को डिफिकल्टी है तो आसानी होगी। जी साफ साफ जवाब दीजिए। चैट में अपना जो भी आंसर है लिख लें या माइक का म्यूट कर लें। जी जरफाइन अमीर हमजा। अच्छा क्लास, जस्ट गिव मी 2 मिनट ब्रेक। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। मैंने कहा सिविल और क्रिमिनल लॉ को एक बार रिवाइज करवा। तो हमने लास्ट में सिविल और क्रिमिनल लॉ देखा था। सिविल लॉ का हमने क्या देखा था कि जी सिविल लॉ ऐसा लॉ है जो लोगों के आपस के राइट्स एंड ड्यूटीज को सेट करता है। और अगर कोई पर्सन अपने राइट्स एंड ड्यूटीज पूरी नहीं करता, जिसकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान होता है, ठीक है, यानी कि पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, कि अपने राइट्स एंड ड्यूटीज पूरी ना करने की वजह से किसी का नुकसान हुआ है, हार्म कॉज हुआ है, तो सिविल लॉ क्या कहता है कि उस पर्सन को जिसका नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट किया जाए। अब इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किस तरह होगा कि भाई वाकई में उस बंदे का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। तो हमने कहा हम बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज को देखते हैं कि भाई कितने परसेंट चांसेस हैं कि वाकई में ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ठीक है। और अगर ये पर्सन, ये बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के बाद ये साबित हो जाए कि वाकई में उस पर्सन ने कुछ रॉन्ग किया है, तो कोर्ट उसे क्या कहती है कि आपने जो उस दूसरे बंदे का नुकसान हुआ है उसको पूरा करना है, उसके डैमेजेस देने हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना था वो नहीं किया तो वो कहेगा कि आपने इसकी परफॉर्मेंस कर दे। क्रिमिनल लॉ ऑन द अदर हैंड इज वेरी डिफरेंट। क्रिमिनल लॉ से मुराद ये है कि कोई भी पर्सन कोई ऐसा एक्शन करता है कि जो कि इतना अनडिजायरेबल है कि स्टेट उसको पनिश करती है, ठीक है। अब क्रिमिनल लॉ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस केस को टेकअप करने की अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल, वो भी स्टेट की होती है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है कि भाई सोसाइटी को रेगुलेट किया जा सके ताकि इस तरह के इंसिडेंट दोबारा ना हो, ठीक है। ताकि इस तरह की चीज, ये जो एक्शन है जो कि इतने अनडिजायरेबल है, ये दोबारा ना हो। और इसको किस तरह रेगुलेट किया जाता है कि थ्रेट है पनिशमेंट का। और पनिशमेंट के अंदर क्या होती है कि आपको डेथ सेंटेंस भी सुनाया जा सकता है, फाइन भी हो सकता है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। हार्म कॉज्ड यहाँ पे बेशक दूसरे पर्सन का नुकसान हो या ना हो, जो आपकी इंटेंशन है उस अनडिजायरेबल एक्ट की, उससे भी केस टेकअप हो जाता है। लेकिन एक चीज ये है कि यहाँ पे उस पर्सन को जो भी आपने उस रेमेडी उस पे इम्पोज करनी है, उसके लिए 100% ये प्रूफ होना जरूरी है कि ये एक्शन उसने किया है, ठीक है। तो हमने कहा था यहाँ पे है बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, और सिविल लॉ में होता है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। सिविल लॉ में जो रॉन्ग डूइंग होती है उसको हम टॉर्ट कहते हैं, और क्रिमिनल लॉ में रॉन्ग डूइंग को हम क्राइम कहते हैं।
अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक हमारे पास है जो कि है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या चीज है। कोई मुझे बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग होता है, इसमें क्या लिखा होता है? एनीवन? इसको उर्दू में क्या कहते हैं, पहले तो ये बताएं। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? आइन। कानून, कानून नहीं कहते, आइन कहते हैं। ठीक है। तो अब मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सा आइन चल रहा है? कभी कोई खबरें वगैरह सुनी है? आइन 1970। अब अच्छा नॉलेज है आप लोगों के पास। अब मुझे ये बताएं कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद क्या है? इसमें क्या लिखा होता है? Why this is so important? Why अक्सर खबरों में आता है कि जी इस फलाने बंदे ने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी। आइन असल में है क्या चीज? एनीवन? सुप्रीम लॉ। ओके। इसके अलावा? जी। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? सुप्रीम लॉ है, बुक ऑफ एक्ट्स है, रूल ऑफ लॉज है। चले मैं आपको बताती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या किसी भी और मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज होती है? फॉर इंस्टेंस हम बैठे हुए, हम जानना चाहते हैं यार ये जो जापान है ये कैसा मुल्क है, इसके अंदर नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या है। या सपोज के से हमसे करीब है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सो वी वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज दिस। ठीक है। तो क्या है कि अगर हमने ये जानना है कि भाई ये कंट्री कैसा है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम उन पॉलिसीज को देख लें जो हमारे लिए बनाई गई है। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा जी। सो हमने देख रहे थे कि अगर हमने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को जानते हैं तो हर कंट्री, हर मुल्क कुछ ऐसे लॉज बनाता है जो इसके लिए होते हैं आउटसाइडर्स के लिए। कोई भी बाहर का बंदा उसको पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, यानी कि दे आर ओपन फॉर एवरीवन। ठीक है। ठीक है। यानी कि अगर ये वाले लॉज आपको वेबसाइट पे आराम से मिल जाएंगे, यानी कि अगर मैंने जापान को स्टडी करना है, हम ऐसा करते हैं जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो जो हमारी वेबसाइट है पाकिस्तान की gov.pk, उसमें आपको ये मिल जाएगी सब कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो ये देखिए हमारी ये नेशनल असेंबली की वेबसाइट है, उसमें भी मौजूद है। पाकिस्तान कोर्ट की वेबसाइट है, उसमें भी मौजूद है। Pakistan.org जो हमारी पाकिस्तान की वेबसाइट है उस पे भी मौजूद है। हाँ भाई ये इस पे तो कुछ सही नहीं आ रहा, लेकिन चले इस पे देख लेते हैं, पाकिस्तान कोर्ट वाली पे। ये देखें, ये पाकिस्तान कोर्ट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की वेबसाइट है।
तो आपको यहाँ से इजीली ये पूरा पीडीएफ मौजूद है, जो कि आप खोल के देख सकते। तो इसी तरह अगर मैंने जानना है कि व्हाट काइंड ऑफ कंट्री सऊदीया इज, तो वो उसका भी लॉ में पढ़ा होगा, वो देख के पढ़ लूंगी। हाँ, अब गौर से सुन लीजिएगा, ये वो पॉलिसीज हैं जो आउटसाइडर्स के जानते हैं। अगर कोई भी बंदा जानना चाहता है ये मुल्क कैसा, वो यहाँ से देख। इंटरनल पॉलिसीज, क्या वो सामने पड़ी हुई है? क्या कोई वो भी खोल के देख सकता है? नहीं। स्पेसिफिकली आजकल के दौर में जो एक वॉर का क्लाइमेट चल रहा है, पाकिस्तान का रोल क्या है बिटवीन अमेरिका, ईरान एंड अदर कंट्रीज, नोबडी नोज दैट। किसी को नहीं मालूम। ऐसा ही है, पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है इन फ्रंट ऑफ ईरान, इन फ्रंट ऑफ यूएस, वी डोंट नो। बिकॉज वो जो पॉलिसीज हैं वो हमारी इंटरनल पॉलिसीज है, वो किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर आप ये कहें कि भाई ये पॉलिसी सबके लिए अवेलेबल क्यों है, तो हमने कहा जो हमारा ये तो मेन पॉलिसीज है जो हमने रखी हुई है। कोई जानना चाहता है मुल्क कैसा है, इसके कितने सूबे हैं, कौन से लॉ लगते हैं, इसका इलेक्शंस कैसे होते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू बजटिंग वगैरह कैसे होगी, तो वो यहाँ से देख ले। नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक है, डिक्टेटरशिप है, कम्युनिज्म है, क्या है, यहाँ से देख ले, लॉ से देख ले। लेकिन इंटरनली क्या चल रहा है वो अवेलेबल नहीं है। वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान के इंटीरियर सिस्टम की पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान का रोल क्या है, अभी जो चीज चल रही है उसमें, वो किसी को अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आए कि कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद क्या है, कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन आर दोस पॉलिसीज, ठीक है, मेनली कि जिससे हम पाकिस्तान को जान सकते हैं कि भाई ये कैसा मुल्क है, यहाँ पे क्या चीज कैसे कैसे होती है। इंटरेस्टिंग बात अगर आपको मैं ये बताऊं कि हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था टॉपिक, प्रेसिडेंट क्या होता है, नेशनल असेंबली क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, डेलीगेशन डेलीगेशन, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, चलो ऐसा करते हैं, पहले उसके आर्टिकल्स वगैरह बताती हूँ, फिर इसकी तरफ आते हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो पूरा मौजूद नहीं है, वो तो कोई पूरा 500-600 सफ़ों का है जो इस तरह यहाँ पे है। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ उसकी हेडिंग्स हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है 176 पेजेस है इसके, 500-600 नहीं, सॉरी, 176 पेजेस है। तो अच्छा खासा बड़ा है। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस की जो इंटरनली इसके अंदर है, हमारे सिलेबस में सिर्फ उसे उसका यानी कि आप ये कह लें कि टेबल ऑफ कंटेंट है कि भाई इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास, जिसको हमने आइन कहा, ठीक है, और ये कौन सा आइन है, इसका मतलब क्या है कि ये वो लॉ है जो, जिस तरह किसी ने बताया, सुप्रीम लॉ है ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये कौन सा वाला लॉ है जो कि किसके लिए अवेलेबल है, आउटसाइडर्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, कि भाई सारे लोग अगर देखना चाहिए बेसिकली कि मेजर मेजर चीज, कि भाई ये जैसे फॉर इंस्टेंस किसी आपने कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो आप क्या देखते हैं, अच्छा कॉलेज कहाँ वाक़ है, उसमें टीचर कौन कौन सा है, अच्छा पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, बस इस तरह की मेन बातें देख के एडमिशन ले लेते हैं। वो तो जब एडमिशन ले लेते हैं, अंदर उस कॉलेज के घुस जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि अच्छा इसके इंटरनल अफेयर्स क्या है, फलाने टीचर की फलाने के साथ नहीं लगती है, फलाने सब्जेक्ट की टीचर आते नहीं है, वो पढ़ाते नहीं है। तो कुछ चीजें आपको बाद में उसकी इंटरनल बाद में आउटलुक क्या होती है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमने कहा सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान है, जिसके अंदर मेजरली गवर्निंग प्रिंसिपल्स लिखे होंगे कि भाई इस मुल्क को चलाना कैसे है। ठीक है, सो हमने कहा कि अच्छा, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आपने इसकी मार्किंग करनी है, करके आए कि नहीं करके आए? जी, मार्किंग की है कि नहीं की है? तो हमने कहा कि जी इसके अंदर क्या है कि इस मुल्क को चलाना कैसे, अब मुल्क को चलाना कैसे के लिए क्या होगा,
कि सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने कहा मुल्क के बारे में जानना है, मुल्क क्या है, कैसी गवर्नमेंट है, तो मुल्क क्या है? सबसे पहली बात, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है हमारे मुल्क का नाम। ऐसा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। प्रोविंसेस है इसके अंदर, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके। कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है। दो स्टेट्स है जिसके साथ इल्हाक हुई हुई है, एजेके एंड गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। अब ये क्या कहता है, लॉ क्या कहता है सबसे अपने इंट्रोडक्शन में, कि ये वो मुल्क है जिसमें लोग अपनी फ्रीडम के साथ रहेंगे, ठीक है, सबको आजादी हासिल होगी, कोई क्लास डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, कोई क्लास डिफरेंस नहीं होगा। और अगर कोई डिप्रेस्ड क्लास है, कोई छोटी क्लास है, तो उसके राइट्स को जो है वो सेफ गार्ड करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले जब पाकिस्तान बना था उसमें क्या था, पाकिस्तान मुसलमान और हिंदू, ये जो नॉन मुस्लिम से वो साथ साथ रहते थे। अब जो वहाँ के हिंदूज है या इंडियंस है, वहाँ पे क्लास सिस्टम है, सेक्ट सिस्टम है। तो वो सेक्ट सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने खत्म कर दिया, ठीक है, कि सब लोग इक्वल हैं, अपनी जिंदगी से अपनी मर्जी से कुरान और सुन्ना के मुताबिक यहाँ पे जिंदगी गुजारेंगे, सही है। तो अगर देखिए शुरू में इंट्रोडक्शन आ गया, इंट्रोडक्शन में यही बात है कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ये एक सुप्रीम लॉ है। इसके अंदर शुरू में क्या है, एक प्रियम्बल है। प्रियम्बल किसको कहते हैं, उर्दू में कहते हैं दिबाचा। दिबाचा यानी कि समरी, छोटी सी समरी स्टार्ट में लिखी होती है कि जी, ये वो अक्सर बुक्स के स्टार्ट में भी होती है कि जी हम बड़े शुक्रगुजार हैं फलाने फलाने के, हमने किताब बनाई और इस किताब में जो है ये बातें फलाने फलाने बंदे से पूछी गई हैं और ये चीज ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो वो जो शुरू में जो वन पेजर आ रहा होता है उसे हम कहते हैं प्रियम्बल, ठीक है। इसके अलावा इसमें 12 पार्ट, ठीक है। और उन हर पार्ट्स के अंदर यानी कि जो 12 हिस्से हैं उसके अंदर 280 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल से मुराद आप क्लॉज समझ लें, जैसे रूल समझ लें। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 1, ये पहला पार्ट है, 12 पार्ट है। पहले पार्ट का नाम इंट्रोडक्टरी है, उसके अंदर आर्टिकल नंबर 1 से लेके 6 तक, यानी कि रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 6 तक इंट्रोडक्टरी के अंदर शामिल। आगे अगर जाए, जैसा पार्ट 2 है फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज, आर्टिकल 7 to 40 है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल नंबर 41 to 100। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप ये ऑलमोस्ट पूरा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ चुके हैं, वो कैसे पढ़ चुके हैं, जैसे मैंने पहले बताया 41 to 100 है कि ये देखिए हमारे ये जो टॉपिक्स थे, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या, आर्टिकल 50। प्रेसिडेंट से बातें 41, 44, 46 एंड 48 में। प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड बात 90 एंड 91 में है। सेनेट 59, 16, 49, ठीक है। नेशनल असेंबली का प्रोसेस लिखा हुआ है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट देखें कि आर्टिकल नंबर 70 जो है वो सारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है। मनी बिल से रिलेटेड बात 73 में है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट 75 में है। लैप्स ऑफ बिल 76 में है। ऑर्डिनेंस कैसे बनाएगा 89 में लिखा हुआ है। और हमारे पास रहेगी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन उसके बाद, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये जो हमने सब कुछ पढ़ा था ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का, जो कि आप ऑलमोस्ट, मैंने आपको बताया कि आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। समझ आइए बात की। सो इस तरह हो हमारे पास 12 पार्ट्स एंड 280 आर्टिकल्स बनते हैं। और इसके अलावा 5 स्केड्यूल्स भी हैं। स्केड्यूल्स क्या होता है, स्केड्यूल होता है, फॉर इंस्टेंस जब आप कंपनीज एक्ट 2017 भी पढ़ेंगे, तो जब कंपनीज एक्ट 2017 में शुरू में कुछ रूल्स होते हैं,
तो कंपनीज एक्ट 2017 यानी कि उसके अंदर अपने सेक्शंस हैं। अब हो सकता है कोई सेक्शन ऐसी बात कह दे कि जी फलानी चीज जो है ना, फलानी इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे नहीं है लेकिन आपको आखिर में मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? स्केड्यूल्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो वो होते हैं स्केड्यूल्स। मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए 500 सफोगा कंपनीज एक्ट 2017 है। ठीक है, आपके सिलेबस में तो इसका 2-3% भी नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ये सारे सेक्शंस चले आ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2017 के। वार्निंग आपका चैप्टर चल रहा है। अब ये देखिए, ये हमारे पास ये फर्स्ट स्केड्यूल टेबल ए। ठीक है, यहाँ तक ऊपर तक 515 सेक्शंस तक हमारे पास एक्ट था। उस एक्ट के बाद इनकी कंपनीज एक्ट 2017, उसके बाद उस जो एक्ट में जो कुछ लिखा हुआ है उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव दीस स्केड्यूल। ठीक है, हम जब कंपनीज एक्ट स्टार्ट करेंगे तो इन चार स्केड्यूल्स को देखेंगे। यानी कि जो आपके एक्ट में लिखा हुआ है उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? स्केड्यूल्स होते हैं। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के भी हमारे पास 5 स्केड्यूल्स हैं। अब मजे की बात यह है कि वो एमसीक्यू पूछ चुका है ऑलरेडी कि फॉर इंस्टेंस जी थर्ड स्केड्यूल वाज अबाउट दिस। उसने ऑप्शंस दे दी, ओथ ऑफ ऑफिस, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव लिस्ट। तो आप लोगों ने ये स्केड्यूल्स कहीं पे भी आपको सिलेबस में नजर नहीं आए। इन स्केड्यूल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है कहीं पे भी नहीं। लेकिन आपने एज इट इज इसको याद करना है कि जी फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर है लॉस एक्सेप्टेड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल्स। सेकंड स्केड्यूल के अंदर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात हो रही है। थर्ड स्केड्यूल के अंदर ओथ्स ऑफ ऑफिस की बात हो रही है। फोर्थ स्केड्यूल के अंदर लेजिस्लेटिव लिस्ट की बात हो रही है। और फिफ्थ स्केड्यूल में जजेस के रेमुनरेशन की बात। तो ये आपने एज इट इज याद, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे। बस आपने याद करना है। आपको पता होना चाहिए कि जी कॉन्स्टिट्यूशन के 12 पार्ट्स हैं, 280 आर्टिकल्स हैं और 5 स्केड्यूल्स हैं और उनके ये नाम। ठीक है, अब हमने देखा कि जी पहला जो पार्ट था वो प्रियम्बल था। प्रियम्बल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जी मैंने आपको बताया था, एक समरी होती है जिसके अंदर बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं कि मेजर मेजर। ठीक है, उसमें बताता है कि जी ये मुसलमानों का मुल्क है और मुसलमान इस पे अपने कुरान और सुन्नत की रोशनी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। यहाँ पे माइनॉरिटीज, अगर मुसलमान अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे तो जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने रिलीजन और कल्चर के बेसिस पे जिंदगी गुजारेंगे। तमाम लोगों को उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। सेफगार्ड होगा डिप्रेस्ड क्लासेस को और जुडिशरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, इंडिपेंडेंस दी जाएगी और सबके मुल्की मामलात के बारे में बातें हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं प्रियम्बल में? ये नंबर वन, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? मुस्लिम विल बी enabled to live according to the teachings of Quran and Sunnah। इसी तरह नॉन मुस्लिम्स विल बी लिव अकॉर्डिंग टू देयर ओन कल्चर। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो सबके फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने की बात है, डिप्रेस्ड क्लास के राइट्स को सेफगार्ड करने की बात है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने की बात है। ठीक है, अब मेन सेक्शन पे आते हैं जो कि है इंट्रोडक्टरी, जिसके अंदर बताया गया है कि जी हमारे इस कंट्री का नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनमें बस पाकिस्तान ही था। ये जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पूरा नाम है, ये 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है,
4 प्रोविंसेस है इसकी, ठीक है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इसका कैपिटल है, और जो स्टेट्स और टेरिटरी जैसे मैंने आपको बताया कि AJK है, गिलगित बल्तिस्तान है जो पाकिस्तान के साथ एसोसिएटेड, ठीक है। फिर इसके अंदर वो कहता है कि जी ये जो मुख्य किस्म इंट्रोडक्शन है, जो शुरू के सेक्शन है उसमें कहता है पाकिस्तान में हर किस्म की एक्सप्लॉयटेशन यानी कि हर किस्म का फर्क एलिमिनेट हो, क्या मतलब होता है, खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी किस्म का कोई सेक्टेरियन डिफरेंस नहीं है, सब लोग इक्वल है, ठीक है। और इस मुल्क के अंदर हम हर तरह की डिफरेंसेस को खत्म करने की कोशिश करें। फिर इसके अलावा हर इंडिविजुअल जो इस मुल्क में रहता है उसका क्या काम है कि वो लॉज की पाबंदी करे, वो इस मुल्क का, लॉयल्टी का क्या मतलब होता है, वफादार, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, ठीक है। और अगर वो मुल्क का वफादार नहीं, और अगर उसने लॉ की फॉलो नहीं किया, और उसने कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी नहीं की, तो ये क्या है, ट्रीजन है। ट्रीजन किसको कहते हैं, गद्दारी को कहते हैं, ठीक है। अगर वो मुल्क का वफादार नहीं है, वो लॉ की पाबंदी नहीं करता, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता, तो वो कौन है, वो गद्दार है, और उसको पनिशमेंट मिलेगी। सो आर्टिकल्स के अंदर हमारे पास कितनी बातें थी। नंबर 1 बात, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसका नाम है, इसकी 4 प्रोविंसेस है और एक कैपिटल है, ठीक है, और कुछ स्टेट्स है। नंबर 1। नंबर 3 क्या है कि जी इसके अंदर किसी किस्म की कोई किसी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी। नंबर 4 क्या है, तमाम लोगों ने लॉ को फॉलो करना है, इस मुल्क से लॉयल होना है, कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी करनी है, और अगर नहीं कोई करेगा तो ये क्या होगी, एक हाई लेवल ऑफ ट्रीजन होगी जिसकी उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब आगे चलते हैं फंडामेंटल राइट्स की तरफ। फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, आर्टिकल्स 7 to 40। अगर सिंपल अभी हम डेफिनेशन को देखें, ये जो लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल से मुराद क्या होता है, बेसिक राइट्स, बुनियादी। सो फंडामेंटल राइट्स से मुराद क्या है, बेसिक राइट्स, बेसिक पॉलिसी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल कहते हैं रूल को, बेसिक बुनियाद क्या है किसी भी चीज, हम कहते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है कि भाई किस बुनियाद पे, किस बेसिस पे ये चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो डिस्कस करता है लोगों के बेसिक राइट्स को। अगर मैं आपसे पूछा, अगर मैं आपको इसका रट्टा मरवाऊं ना, तो इसका बड़ा रट्टा आसान है, ठीक है। और मैंने इसलिए आपसे कहा था एक दफा आपने पढ़ के आना है। रट्टा क्या है, फॉर इंस्टेंस एक बच्चा, हम उसका नाम अली रख लेते हैं, अली साहब पैदा हुए, ठीक है। अब अली साहब का जब वो छोटे थे बुनियादी राइट क्या है कि भाई वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारे, ऐसा ही है, अपनी खुशी खुशी जिंदगी गुजारे, किसी किस्म का उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, कोई दबाव ना हो, कोई लेबर, चाइल्ड लेबर ना हो, ठीक है, कोई स्लेवरी ना हो, कोई गुलामी की जिंदगी ना हो, ठीक है। अब अली जब थोड़े से बड़े हो गए तो अब उनका राइट क्या, उनको तालीम हासिल करने का शौक हुआ, तो हमने कहा जी बिल्कुल उनका राइट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, तालीम उनका हक है। जब तालीम हासिल कर ली तो अब क्या है, वो नौकरी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल उनका राइट होना चाहिए कि अगर वो कोई भी लॉफुल प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहे तो उनका राइट है कि उनको इजाजत मिली हो, या फिर उनका राइट है अगर वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो बिजनेस कर सके, ठीक है। यानी कि ये एक पर्दे का बुनियादी राइट है, ठीक है, कि भाई वो जब इस दुनिया में आया है, इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर है,
तो भाई चाइल्ड लेबर या उसके ऊपर स्लेवरी और इस किस्म की चीजें ना हो, फिर वो अपनी तालीम हासिल करे, फिर वो ट्रेड करना चाहता है ट्रेड करे, कोई प्रोफेशन करना चाहता है प्रोफेशन करे। सो ये हमारा फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे अगर हम इसकी अंग्रेजी देखें, बड़ी वही मजे की है। इट बिगिंस विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि ये जो वाली क्लॉज है, सेकंड पार्ट टू जो है, इसके अंदर स्टेट की डेफिनेशन आती है कि भाई स्टेट होती क्या है। ये जो स्टेट है, जो हमारा मुल्क है, जो पाकिस्तान है, इसका पर्पस क्या है। ये जो उन्होंने अलग से मुल्क हासिल किया है, उसकी गवर्नमेंट बनाई है, वो आपको क्या फायदा दी, उसका मकसद क्या है, वो बनाने का पर्पस क्या है। कहता है फिर इसके अंदर कुछ बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज हैं, कि बुनियादी पॉलिसीज जो इस मुल्क में चलेंगे वो क्या है। वो कहता है फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, बुनियादी हकूक क्या होते हैं। इंक्लूड लॉज दैट डीम वॉइड विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। वो कहता है कि भाई जो है, अगर कोई ऐसा कानून जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, बुनियादी लोगों के हकूक के अगेंस्ट है, तो वो कहता है वो वॉइड है। वॉइड का क्या मतलब होता है, जिसकी कोई लॉ में कोई हैसियत नहीं होती, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर कोई भी, वो कहते हैं कोई भी लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, बुनियादी लोगों के हकूक से इनकंसिस्टेंट है, तो वो क्या है, वो वॉइड है। फॉर इंस्टेंस के जी, जिस तरह आप देखते हैं कि खबरों में ही सुनते हैं कि फलानी जगह पे उन्होंने एक जेल बनाई हुई है, ठीक है। जिस तरह जब यूएस ने अटैक किया था अफगानिस्तान, देयर वाज अ जेल नेम ग्वांतानामो बे, समथिंग इस तरह का था, मैं मे बी प्रोनाउंस रॉन्ग कर रही हूँ, बट ये इस तरह की एक जेल थी जिसमें लोगों को ये लोग पकड़ के ले जाते थे, वहां पे रखते थे, और कोई उनके साथ इंसानी हकूक वाला काम नहीं होता था। बहुत बुरी तरीके से बुरे हालात में रखा जाता था। इसी तरह जो आपकी वर्ल्ड वॉर 2 है, अगर आप उसको स्टडी करें, तो उसमें जिस किस्म के हालात में लोगों को रखा जाता था, जो जेल्स थी, वो जो सेल्स बनाए हुए थे, इवन राइट नाउ इन टूडेज टाइम, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, सो हम ये कहते हैं कि राइट नाउ भी ऐसे सेल्स, स्लेव सेल्स मौजूद हैं जहाँ पे लोगों से स्लेवरी कराई जाती है, उनको डिटेन किया जाता है। तो चाइना के पास एक शहर है, मैं नाम भूल गया उसका, आप लोगों को पता होगा, यूगर मुस्लिम्स, मुस्लिम सोसाइटी जो है, अगर आप उसको सर्च करें, तो वहां पे जो मुस्लिम के साथ हो रहा है, एंड इट्स डन बाय द चाइनीज पीपल। तो आप देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं कि जी लोगों का अरेस्ट, डिटेंशन या प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, तो हम पढ़ते कहते हैं ये तो किसी भी जगह नहीं होती, पर ये है, हो रही है, राइट नाउ भी हो रही है, पहले भी हुई है, अभी भी हो रही। ठीक है। तो हमारे लॉज में, हमारे जो कानून है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई पॉलिसी आपने फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बनाई, एनी पॉलिसी या कोई भी लॉ या कोई भी कानून आपका इसके अगेंस्ट हुआ, तो क्या होगा कि वो वॉइड होगा, उसकी लॉ में कोई हैसियत नहीं होगी। क्लास जस्ट गिव मी अ मिनट।
अच्छा जी, हमने कहा कि जी कोई भी पॉलिसी जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है वो वॉइड होगी। वॉइड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जिसकी लॉ में कोई हैसियत नहीं है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, यानी कि कानून इन्फोर्सेबल का क्या मतलब होता है, कानून में इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, वो कहते हैं नहीं कानून में इम्प्लीमेंट नहीं होता, वॉइड कंप्लीटली होता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कौन सी पॉलिसी, इससे कहते हैं पाकिस्तान में सेफगार्ड किया जाएगा अगेंस्ट अरेस्ट को, कि लोगों को उठा के ना ले जाए, डिटेंशन को ऐसी किसी जगह पे बंद कर दे, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि कोई भी किसी को गुलाम बनाया नहीं जा सकता, चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता, ऑल फॉर्म्स ऑफ पोस्ट लेबर। पोस्ट लेबर क्या होता है, जबरदस्ती काम कराना, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था कि लोगों को पकड़ के ले जाते थे और उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था। वहां पे उन्होंने प्रॉपर वो सेल्स बनाए होते थे। आप लोग बेशक बहुत सारी मूवीज में है, डॉक्यूमेंट्रीज में है, आप बुक्स में है, ठीक है, इवन मूवीज इतनी बनी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। राइट टू एंटर लॉफुल प्रोफेशन, कि आप कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहें तो यू हैव दिस बेसिक राइट। right to have some trade, right to education and safeguard against discrimination। ठीक है, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं होना चाहिए। फिर हमने कहा कि जी एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसका क्या राइट है, राइट टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये तमाम बुनियादी राइट्स है। तो अगर हम इसको रिवाइज करें मेरे साथ कि क्या है फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज में क्या लिखा हुआ है। पहली बात, इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। अच्छा, जब मैं आपको यूं रिवाइज कराऊंगी, आपने बुक की तरफ नजर नहीं रखनी है, बल्कि अपने हाथों की उंगलियों पे इनको काउंट करना है। ठीक है, जब मैं आपको ऐसे बताती हूँ ना कि ये वाला पॉइंट हम पढ़ने लगे, अब इसको रिवाइज करते हैं, तो यू मस्ट काउंट ऑन योर फिंगर्स। ठीक है, वाई यू मस्ट काउंट ऑन योर फिंगर्स, बिकॉज आप अगर आप इसको रिसर्च करके भी पढ़ लें कि जो आपकी मसल मेमोरी होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी होती है, एज कम्पेयर टू जो आप मुंह से बोल बोल के याद कर रहे हैं, ये आपको भूल जाएगा, लेकिन मसल मेमोरी याद रहेगी। जैसा सम टाइम्स आप में से कोई ड्राइव करता हो या मोटरसाइकिल चलाता हो या साइकिल चलाता हो, आप सो के उठे हैं और आपने कहीं जाना है, तो आप बेशक सोए होंगे लेकिन आपको पता होगा कौन सी गली से मुड़ना है, कहाँ जाना है, किस तरह जाना है। या आपने अपने घर आना है, कोई आपकी आंखों पे पट्टी बांध दे तो आपको रास्ता आता है, आप हाथों से हिला हिला के टच करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं। दिस इज मसल मेमोरी। ठीक है, जैसे आप कभी ड्राइविंग कर रहे हो, आप थके हुए हैं, सोच नहीं, लेकिन बस बगैर सोचे भी आप टर्न्स ले रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, व्हाट्स दैट, दिस इज मसल मेमोरी। ठीक है, जैसा जो सोल्जर्स होते हैं वो सोए होते हैं, अगर पोस्ट पे अटैक हो जाए तो वो नींद में भी वो अपनी गन को सही वो जो भी करना हो वो कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दैट, दिस इज मसल मेमोरी। ठीक है, तो मसल मेमोरी इज कि आपने अपनी फिंगर्स पे इसको काउंट करके मेरे साथ पढ़ना है। एक मिनट दीजिएगा जी। सो फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। अच्छा जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं क्या है। इट बिगिंस विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। नंबर 1, स्टेट किससे होता है, स्टार्ट होता है, और इसके अंदर मेंशन है कि जी फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज क्या होंगे। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि जी फंडा कोई भी ऐसे राइट्स जो कि इनकंसिस्टेंट विद बेसिक राइट्स हैं तो वो वॉइड होंगे। फिर फोर्थ पॉइंट, हर पर्सन का क्या राइट है कि हम इसको इस तरह याद करेंगे जी, हमने इसको रट्टा स्टोरी बना के मानना है कि बच्चा पैदा हुआ तो उसका सबसे पहला राइट क्या है,
राइट टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो राइट क्या है, राइट ऑफ एजुकेशन। फिर क्या है, वो उसको चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर या स्लेवरी ना हो। फिर क्या है, राइट ऑफ एंटरिंग इनटू लॉफुल प्रोफेशन या राइट टू डू सम ट्रेड। ठीक है, तो हमने कहा कि इसके अंदर हमारे पास ये 8 पॉइंट्स बन गए। मेरे साथ साथ फिंगर्स पे कर रहे। फिर वो कहता है इस फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज के अंदर दो पार्ट। पहला पार्ट तो ये हो गया कि जिसके अंदर स्टेट की डेफिनेशन है, ऐसे लॉज एंड राइट्स हैं। ठीक है, फिर वो लॉज एंड राइट्स जो इनकंसिस्टेंट विद द बेसिक राइट्स हैं उनको वॉइड डिक्लेयर किया गया, वो है। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट कहता है कि जी इसके अंदर, क्योंकि पहला पार्ट है फंडामेंटल राइट्स और दूसरा पार्ट क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज, के जो पॉलिसीज हैं उनका बेसिक रूल क्या है, कि जो भी हमारी पॉलिसीज हैं वो क्या है, वो किस बुनियाद में बनी है। हमारी पॉलिसी कहती है कि भाई किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कोई फर्क नहीं होना चाहिए लोगों में। अमीर गरीब सुन्नी शिया, इलीट क्लास, मिडिल क्लास, सब बराबर है। किसी को कोई फर्क नहीं होना चाहिए, डिस्करेजिंग प्रेजुडिस। ठीक है, किसी पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, सब लोग बराबर हैं। सब लोगों को बुनियादी बेसिक एजुकेशन फ्री दी जाएगी। बुनियादी एंड बेसिक इसलिए साथ कंपल्सरी लिखा हुआ है कि जो बुनियादी और बेसिक एजुकेशन है वो फ्री दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे मुल्क की पॉलिसी है कि हम तमाम बाकी मुल्कों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे। ठीक है, और उसकी एग्जांपल्स आपको अभी करंट सिचुएशन में भी नजर आ रही है। जब पाकिस्तान ईरान के साथ कुछ होता है, पाकिस्तान इज स्टैंडिंग विद ईरान। यूएस के साथ कुछ होता है, पाकिस्तान इज स्टैंडिंग विद यूएस। सऊदीया के साथ कुछ होता है, पाकिस्तान स्टैंडिंग विद सऊदीया। कतर के साथ कुछ होता है तो पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स तमाम कंट्रीज के साथ बड़े अच्छे हैं, वो इस पॉलिसी की बेसिस पे कि वी विल फोस्टर गुड विल एंड फ्रेंडली रिलेशंस अमंग ऑल दी नेशंस। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल पॉलिसीज को अगर हम देखें तो इसके अंदर 8 पॉइंट्स पहले थे और 3 पॉइंट नीचे आ गए। ऐसा ही है, 3 पॉइंट कैसे कि जी किसी किस्म का फर्क नहीं होगा, फ्री एजुकेशन होगी, और तीसरा बाकी तमाम नेशंस के साथ हम बड़े फ्रेंडली रिलेशंस या फोस्टरिंग गुडविल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जनाब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, प्रेसिडेंट कौन होता है, उसका क्या टेन्योर होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो क्या काम करता है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, वो कैसे इलेक्ट होता है, नेशनल असेंबली क्या होती है, सेनेट क्या होती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, कैसे वो न किसी भी अपर हाउस या लोअर हाउस में बन के आगे जाता है, मनी बिल्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस ने कितने दिनों में पास होना होता है। ठीक है, देन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये तमाम चीजें हम ऑलरेडी जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि आर्टिकल नंबर 41 टू 100 है, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक और बात बताती चलूं कि जो यहाँ पे मेंशन है कि जी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 7 से लेकर 40 तक है, ये बात आपने याद करनी है, इसका रट्टा मारना है। इंट्रोडक्शन के जो आर्टिकल्स थे वो 1 से 6 तक थे, ये आपने याद करना है। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 7 टू 40 है, याद करना है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 41 टू 100 है, ये आपने याद करने हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जाम में टेस्ट हो चुके हैं कि उसने पूछ लिया कि जी ये फलाने से लेकर फलाने आर्टिकल जो है ये कौन से सेक्शन में आता है। ठीक है, कौन से सेक्शन में आता है, वो प्रोविंसेस में आता है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में आता है, किस में आता है। ठीक है, तो पार्ट 3 एक दफा रीड कर लें, देखिए इसमें कोई किसी लाइन पे कोई इशू, कोई इशू। एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, पावर वेस्टर्न पोजीशन क्या है, प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो अपने कैसे फंक्शंस प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के एडवाइस पे करता है। ठीक है,
ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट क्या है, सेनेट क्या है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन क्या है, पासिंग ऑफ बिल्स क्या, आप और भी कुछ लिखना चाहे इसमें बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैसे होता है, ऑर्डिनेंस कैसे बनता है, मनी बिल्स क्या होते हैं, सेनेट क्या है, नेशनल असेंबली क्या है, सारा कुछ लिख सकते हैं क्योंकि ये तो आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता है। पार्ट 4 प्रोविंसेस, आर्टिकल 101 से लेके 140 ए तक है। ठीक है, अब प्रोविंसेस के अंदर से क्या मेजर चीज है कि जी हमारी सब प्रोविंसेस हैं, आपको पता है गवर्नमेंट सिवाय से देखे तो हर प्रोविंस की एक प्रोविंशियल असेंबली है जिसमें एक वजीर आला होता है और एक गवर्नर होता है। ऐसा ही है, वजीर आला को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कौन है पंजाब का वजीर आला, किसी को पता है? हु इज करंट वजीर आला, क्या कहते हैं? मरियम नवाज है, और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? सीएम, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, वेरी गुड। सो इसी तरह जो केपीके की असेंबली है उसका भी एक सीएम होगा, गवर्नर होगा। बलूचिस्तान का भी सीएम एंड गवर्नर है, सिंध का भी सीएम एंड गवर्नर है। ठीक है, तो उनकी अब प्रोविंसेस के अंदर क्या होता है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जब बजट अनाउंस होता है तो कुछ बजट फेडरल का होता है और कुछ बजट प्रोविंसेस का होता है। अब सर डिफेंस है, डिफेंस का बजट प्रोविंसेस को मिलेगा जी, केपीके को, सिंध को, बलूचिस्तान को डिफेंस का बजट मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? नहीं मिलेगा। क्यों? ये फेडरल का डिसीजन है। इसी तरह का मैं बात की करूं हेल्थ की, एजुकेशन की, तो हेल्थ और एजुकेशन का सबसे बड़ा बजट किस प्रोविंस का होगा? क्या वो फेडरल का सबसे बड़ा होगा या प्रोविंशियल लेवल पे बड़ा होगा? जी, हेल्थ का, एजुकेशन का बजट प्रोविंसेस लेवल पे बड़ा होगा क्योंकि फेडरल में तो एक इस्लामाबाद ही आता है, एक शहर आता है, उसका इतना बड़ा बजट नहीं होगा। या फिर अगर कैपिटल कहीं और कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है तो होगा। बेसिकली हेल्थ एंड एजुकेशन का जो बजट होगा वो प्रोविंसेस का होगा, वो फेडरल का नहीं होगा। फेडरल का हुआ भी तो बहुत छोटा सा, माइन्यूट। ठीक है, कि वो बजट हमने सारा प्रोविंसेस को दिया हुआ है कि आप अपने अपने प्रोविंस को देखो। ठीक है, तो प्रोविंसेस में हमारे पास क्या है? प्रोविंसेस में वो कहता है कि जी आपके पास जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी डिटेल है इस सेक्शन के अंदर कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, उसमें जो लोग होंगे वो कहाँ से आएंगे, कैसे इलेक्ट होंगे, उनके क्या फंक्शंस होंगे। फिर इसका एक सीएम होता है, एक गवर्नर होता है। फिर इसके अलावा इसके अंदर एक फाइनेंशियल प्रोसीजर लिखा होगा जो कि प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट लिखा होगा। ये प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट क्या है, ये आपका होमवर्क है और आपने कल मुझे बताना है कि इसका क्या मतलब है। एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू एनुअल बजट स्टेटमेंट एंड ऑर्डिनेंस एक्सेट्रा, कि जो आपका एनुअल बजट बनेगा वो प्रोविंसेस कैसे बनाती हैं, वो किस तरह कंसोलिडेट होता है, वो यहाँ पे होगा। ठीक है, होमवर्क क्या आपका? प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट क्या होता है इसको समझना। पार्ट 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है? पार्ट 5 में लिखा हुआ है कि जी ऊपर तो उसने पहले सारा बता दिया फेडरेशन, फेडरल के बारे में, फिर प्रोविंस के बारे में, और फिर पार्ट 5 में दोनों का आपस का रिलेशनशिप, कि फेडरेशन का, फेडरल का और प्रोविंसेस का आपस का जो रिलेशनशिप है वो कैसे होगा। तो यहाँ पे वो चीजें डिवाइड करता है कि जी फेडरल के हिस्से में फलानी फलानी चीज आती है, प्रोविंसेस के हिस्से में फलानी फलानी चीज आती है। ठीक है, क्या चीज फेडरल की जिम्मेदारी है, क्या चीज प्रोविंसेस की जिम्मेदारी है। और अगर ये आपस में ट्रेड करना चाहे, जिस तरह गंदम खत्म हो जाती है, हम कहते हैं फेडरल का एक बजट होता है गंदम का, इसी तरह प्रोविंसेस का बजट होता है। हम कहते हैं जी फेडरल के पास गंदम खत्म हो गई है, उसने पंजाब से खरीदी है, या पंजाब के पास खत्म हो गई थी, उसने वफाक से गंदम खरीद ली है, चीनी खरीद लिया। हर एक का अपना अपना कोटा होता है, बजट होता है। तो इनका आपस का जो रिलेशनशिप होगा वो क्या है, अगर आपस में कोई ट्रेड करना चाहते हैं वो क्या है, वो यहाँ पर होगा। आप लोग खबरों में अक्सर ये बात सुनते भी है
कि जी वफाक के पास चीनी खत्म हो गई थी, गंदम खत्म हो गई थी, उसने ऐसे कर लिया, फलाने से ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा बेसिकली जो पार्ट 5 है ये डिफाइन कर रहा है कि फेडरेशन के क्या काम होंगे, प्रोविंसेस के क्या काम होंगे, ठीक है। फिर अगर ये आपस में डिवाइड करना चाहे तो क्या होगा, आपस में ट्रेड करना चाहे फिर क्या होगा। सर पाकिस्तान पीटीवी, कभी किसी ने ये चैनल लगाया है, पाकिस्तान टेलीविजन, या कभी देखा है बचपन में? मुझे नहीं लगता किसी ने देखा भी होगा जी। पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन, नाम तो सुना होगा ना कि एक चैनल है, अगर देखा नहीं है तो। नहीं देखा, नाम भी नहीं सुना कभी कभी, तो नाम तो सुना है ना। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें तो आपको पता चलेगा ये अभी भी जो पीटीवी है उस पे मंडे वाले दिन हो सकता है फेडरल का ड्रामा चले, जो कि इस्लामाबाद वाली जो सर्विस है एरिया उसने बनाया। ट्यूसडे वाले दिन पंजाब का जो ब्रॉडकास्टिंग उनका डिपार्टमेंट है उसका ड्रामा हो। वेंसडे वाले दिन हो सकता है केपीके की ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का ड्रामा हो। थर्सडे वाले दिन सिंध का वालों का हो। फ्राइडे वाले दिन जो रह गया उनका हो, ठीक है। तो हर एक को ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग में डिवाइड हुआ होगा। फॉर इंस्टेंस अगर सब पीटीवी है, हम अगर इस्लामाबाद रहते हुए लगाते हैं तो उसमें खबरें इंग्लिश या उर्दू में लगेंगी। वही पीटीवी अगर हम केपीके में लगाते हैं तो पश्तो में उसका खबरनामा चल रहा होगा, ठीक है। उसमें बीच में एक टाइम भी आता है जिसमें पश्तो में खबरनामा चलता है, फिर वो कहीं सिंध में भी हो, सिंधी जबान में भी हो सकता है। तो हर एक को अपने ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग भी डिवाइड किया। जैसे रेडियो है, रेडियो में भी अगर आप केपीके की तरफ चले जाएं तो वो जो रेडियो प्रेजेंटर वो पश्तो बोल रहा होगा, सिंध की तरफ चले जाए सिंधी होगा, बलूचिस्तान की तरफ जाए तो पता नहीं होगा कि भी नहीं होगा, अगर पंजाब की तरफ जाए तो पंजाबी उर्दू सब चलेगा। तो उसने ये तमाम चीजें डिवाइड कर दी हैं फेडरल में और प्रोविंसेस में। क्या कहता है, इट इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, एरिया कानून साजी को भी डिवाइड कर दिया गया। जैसा सेल्स टैक्स जो है वो हर प्रोविंसेस का अपना अपना है, ऐसा ही है। केपीके का अपना है, सेल्स टैक्स रेट्स होते हैं, बलूचिस्तान के अपने होते हैं, पंजाब के अपने होते हैं, सिंध के अपने होते हैं। तो उसने लेजिस्लेटिव इनके कानून बनाने की पावर को भी डिवाइड कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस के आपस के इनके ताल्लुकात कैसे होंगे, कि अगर कोई ऑब्लिगेशन इनके ऊपर क्या उन्होंने आपस में ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, वो क्या होगा। फिर कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, के आपस में इन दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के, जैसा हेल्थ पे काम फेडरल ने भी करना है, प्रोविंसेस ने भी करना है, एजुकेशन पे काम फेडरल ने भी करना है, प्रोविंसेस ने भी करना है, ट्रांसपोर्ट पे काम फेडरल ने भी करना है, प्रोविंसेस ने भी करना है। तो वो कैसे, वो उनके जो कॉमन इंटरेस्ट वो कैसे अलाइन करेंगे। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक काउंसिल है, उसके उससे रिलेटेड हर प्रोविंस का क्या क्या रोल होगा, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग उससे रिलेटेड क्या रोल। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल से मुराद क्या है, जैसे हर प्रोविंस का अपना ट्रेड है, अपना सब कुछ है, तो इसी तरह हर प्रोविंस का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो क्या कहते हैं उसको, हमारे पास जीपीए नहीं, मेरा जहर दिमाग से वो वर्ड निकल गया है। जिस तरह जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि हर प्रोविंस का एक अपना वो एक नंबर होता है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, क्या है उसको कहते हैं, जीपीए क्यों मेरे जहन में आ रहा है, कुछ जीपी, किसी को मालूम है? जीडीपी, यस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। कि जीडीपी क्या है हर प्रोविंसेस का। सर किसी ने बताया डिमांड एंड सप्लाई क्या है, ठीक है। तो हर प्रोविंसेस का यहाँ पे अब चीज वो देखी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान बेसिक जो बजट था वो तो फेडरल ने रखा अपने पास, किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस बजट हो गया, ठीक है।